हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन जारी रखेंगे। आज इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग एवं उसकी सहायक एजेंसियों का अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज एजेंसियाज। यह इस अध्याय का मेरा सेकंड वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने जाना था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, लीग ऑफ नेशन एंड यूएनओ। मैं 2 मिनट में आपको पहले वीडियो की समराइज कर देता हूं। कल हमने जाना था कि ऐसा संगठन जिसे दुनिया के सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाते हैं और सभी देश उसके सदस्य होते हैं तथा जिसका कार्य विश्व में शांति स्थापित करना एवं विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा करना एवं देशों के मध्य आपस में सहयोग को बढ़ावा देना होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे संगठन जो कि सभी देश मिलकर बनाते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। फिर हमने देखा था लीग ऑफ नेशन कि कैसे सन 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें दुनिया को काफ़ी नुकसान हुआ। दुनिया ने सोचा कि ऐसा युद्ध दोबारा ना हो और सभी समस्याओं का निपटारा शांतिपूर्वक किया जा सके। शांतिपूर्वक समस्याओं के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात हुई जिसे 20 जनवरी 1920 में मूर्त रूप दिया गया, जिसे लीग ऑफ नेशन या राष्ट्रसंघ कहा गया। किंतु राष्ट्रसंघ जो है अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा और शीघ्र ही 1939 से 1945 के मध्य दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से कई ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। उसमें अत्यधिक जनधन की हानि हुई, यहाँ तक कि पहले विश्व युद्ध के से कई गुना अधिक खतरनाक दूसरा विश्व युद्ध रहा। दूसरे विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु बमों का प्रयोग भी किया गया। अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और कुल मिलाकर दूसरे विश्व युद्ध में काफी अत्यधिक नुकसान हुआ। इस विभीषिका को देखते हुए विश्व के सभी देशों ने पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाने पर जोर दिया, जिसकी परिणति 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मौलिक 51 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत भी सदस्य बना। 30 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने सदस्यता ली। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश हैं। इतना हमने कल पढ़ा था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट मुख्य 6 अंगों से हुई है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग हैं। अब इन 6 अंगों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग है उसे महासभा कहते हैं। तो नंबर 1 महासभा। महासभा को आम सभा भी कहा जाता है। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। महासभा में सभी देश का प्रतिनिधित्व रहता है। जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य रहते हैं उन सभी देशों के प्रतिनिधि महासभा में बैठते हैं। महासभा में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। इसके प्रत्येक सदस्य को एक वोट दिया जाता है और प्रत्येक वोट का मत समान होता है। सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार होता है। महासभा मुख्य रूप से विश्व की समस्याओं और उनके मुद्दों पर चर्चा करती है। इसे प्रतिनिधिकारी सभा भी कहा जाता है। साथ ही महासभा का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के
विशेष पदाधिकारियों की नियुक्ति करना होता है। सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर यह महासचिव की नियुक्ति करती है। महासभा का प्रमुख जो कार्य है वह नए सदस्यों को प्रवेश दिलाना, उनका निलंबन करना और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को पारित करना होता है। इसका प्रत्येक वर्ष में एक अधिवेशन होता है। आमतौर पर यह अधिवेशन सितंबर माह में आयोजित किया जाता है और यह विश्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करती है। इसमें जो विश्व के मुद्दे होते हैं उनमें जो साधारण बहुमत के आधार पर कुछ विषयों पर निर्णय किया जाता है, वहीं कुछ विषयों पर 2/3 बहुमत से निर्णय किया जाता है। नंबर 2, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय और कुंजी भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्थायी सदस्य और 2 अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं वे पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है तब से ये इसके सदस्य हैं और जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा तब तक ये स्थायी सदस्य रहेंगे। हालांकि इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। जो रूस है दरअसल वह सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करता है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तब सोवियत संघ को इसकी सदस्यता दी गई थी, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया है। अर्थात आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वे हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यही 5 ऐसे ताकतवर शक्तिशाली देश थे जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत थे, जिस कारण इन्हें स्थायी सदस्य बनाया गया है। इन्हें एक वीटो पावर दिया गया है जिसे विशेषाधिकार कहते हैं, जबकि जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 10 है। यह प्रति 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात हटते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और कोई भी सदस्य देश लगातार नहीं सदस्य रह सकता है, अर्थात 2-2 वर्षों में नए नए सदस्य आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ था 1945 में, तब इनकी सदस्य संख्या 6 थी, यानी कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 थी। किंतु 1965 के पश्चात सभी देशों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, सभी महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिसके चलते 1965 में इसकी संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई, यानी कि 5 स्थायी सदस्य पहले भी थे, अभी भी हैं, और 6 अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर इसे 10 कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आज सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं। हाँ, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। क्या होता है वीटो, मैं से भी बता देता हूं। वीटो का मतलब होता है विशेषाधिकार, अर्थात जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं ये किसी भी वैश्विक समस्या पर जब विचार करते हैं तो इन 5 सदस्यों में से यदि कोई भी एक सदस्य अपना नकारात्मक मत देता है तो वह मुद्दा वहीं पर रोक दिया जाता है, वह विषय वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। वीटो को निषेधात्मक या नकारात्मक मत भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है रोकना, सीमित करना। तो अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस ने सबसे अधिक वीटो का प्रयोग किया है और अमेरिका ने इसके बाद सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया है। आमतौर पर वीटो का प्रयोग शक्तिशाली देश अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी करते हैं। यानी कि कुल मिला के सुरक्षा परिषद के यदि 14 सदस्य एक तरफ हैं और एक देश भी नकारात्मक वोट दे देता है तो वह प्रस्ताव वहीं पर रुक जाता है।
इसे ही वीटो का अधिकार कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में युद्धों को होने से रोकना। यदि कोई देश सुरक्षा परिषद के निर्णय को नहीं मान रहा है तो उसको सजा देना। सुरक्षा परिषद सैन्य कार्रवाई कर सकता है। सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए निर्णय संपूर्ण विश्व के लिए या विश्व के देशों के लिए बाध्यकारी होता है, जबकि महासभा के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो सुरक्षा परिषद जो भी निर्णय करता है वह देशों के लिए बाध्यकारी होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नंबर 3 देखते हैं हम, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसके 54 सदस्य हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इसका मुख्य कार्य विश्व के सभी देशों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है, उनके मध्य समन्वय स्थापित करना होता है। इसके वर्ष भर में 2 सम्मेलन होते हैं। एक सम्मेलन जुलाई में जिनेवा में होता है, जबकि दूसरा सम्मेलन अप्रैल में न्यूयॉर्क में होता है। वर्तमान में इसके जो है 54 सदस्य हैं। नंबर 4, न्यास परिषद। न्यास परिषद का गठन दरअसल ट्रस्टीशिप काउंसिल भी इसे कहते हैं। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ देश उपनिवेश थे, उन्हें उपनिवेशों से मुक्त कराने के लिए इसका गठन किया गया था। या ऐसे देश जो कि आज़ाद हुए हैं किंतु उनको अपना शासन प्रशासन चलाना नहीं आता है, तो न्यास परिषद उन्हें शासन प्रशासन चलाना सिखाती है और जब वे सीख जाते हैं तो उनको सत्ता हस्तांतरित कर दी जाती है। प्रारंभ में इसके 11 सदस्य थे। 1 नवंबर 1954 को जब पलाऊ नामक देश आज़ाद हुआ तो फिर इसकी समाप्ति कर दी गई है, अर्थात अब न्यास परिषद समाप्त हो गया है, स्थगित हो गया है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक न्यायालय है। जिस प्रकार प्रत्येक देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार समूचे विश्व की समस्याओं के समाधान हेतु यदि 2 या 2 से अधिक देशों में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष में इसके 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए 5 न्यायाधीश आ जाते हैं। कुल मिलाकर 15 न्यायाधीश रहते हैं। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। बच्चों, आपने सुना होगा भी एक भारतीय नागरिक हैं कुलभूषण जाधव, जिनको पाकिस्तान ने गुप्तचर बनाकर गिरफ्तार किया हुआ है। इनका ही मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करना होता है। नंबर 6, सचिवालय। देखिए, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि सचिवालय अर्थात सचिव के बैठने का स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र दिखने वाला चेहरा महासचिव होता है। वही सभी स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के मध्य कार्य का लेखा जोखा रखना सचिवालय का कार्य होता है। अर्थात जैसे किसी भी कार्य का कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, तो इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑफिस जो है, कार्यालय जो है, वो सचिवालय कहलाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ये नौकरशाही है। इसमें सभी कर्मचारी काम करते हैं और कर्मचारियों का काम है कि इसके सभी अंगों
में क्या कार्य हो रहे हैं उनका लेखा जोखा रखना, यानी कि दस्तावेजों को समाहित करना, डॉक्यूमेंटेशन का काम सचिवालय करता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री एंटोनियो गुटरेस हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। इसके पहले 8 महासचिव हो गए हैं। एंटोनियो गुटरेस 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। फिर वे 2015 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्च आयुक्त भी रहे हैं। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के हैं। इसके पहले 8वें जो महासचिव थे वे बान की मून थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो महासचिव थे वे जो हैं ट्राइगोवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक व्यक्ति लगातार 2 बार तक ही महासचिव रह सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब एक बार महासचिव बनता है तो वो अधिकतम 10 वर्ष तक महासचिव के पद पर रह सकता है। सन 1971 से लगभग अब तक जितने भी महासचिव रहे हैं वे लगभग 2 कार्यकाल अर्थात 10 वर्ष तक महासचिव रहे हैं। वर्तमान में जो एंटोनियो गुटरेस हैं, इन्होंने अपना पदभार 1 जनवरी 2017 को ग्रहण किया था, और एंटोनियो गुटरेस विश्व में शांति की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के इन महत्वपूर्ण अंगों के अतिरिक्त कई एजेंसियां हैं जो इसकी सहायक एजेंसियों के रूप में काम करती हैं। हम देखते हैं ना कि यदि किसी से काम कराना हो तो एक ही व्यक्ति जब काम करता है तो उस पर बोझ काफी हो जाता है, लेकिन उसी काम को जब अन्य लोगों में बांट लिया जाता है तो काम आसानी से होता है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने कार्यों को बांटा है और कई इसकी विभिन्न एजेंसियां हैं जिनको हम देखते हैं। नंबर 1, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना अप्रैल 1948 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य विश्व में होने वाली बीमारी महामारियों को रोकना है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी है। इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो है WHO सभी देशों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। कई गाइडलाइन WHO की आ रही है कि किस प्रकार से इस कोरोना महामारी से बचना है, बचाव के क्या उपाय हैं। साथ ही साथ दूसरा इसका कार्य है बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण करना। WHO का मुख्य कार्य है जो बीमारी हुई है उसके लिए टीके बनाना और इन टीकों के लिए उपलब्ध संसाधन जुटाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य है दवाइयाँ खोजना, शोध करना, चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले शोधों को प्रोत्साहित करना। ये सभी WHO के कार्य हैं। नंबर 2, WTO। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूँ, देखिए हम उतना ही पढ़ें जितना हमको परीक्षा में पूछा जा सकता है या जितना हमारी किताब में है। सेकंड है WTO। इसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में की गई थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड टैरिफ नामक संगठन था जो कि देशों के मध्य व्यापारिक कार्यों को संपन्न कराता था, किंतु इस जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ को परिवर्तित कर दिया गया। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका मुख्य कार्य है सभी देशों के मध्य मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ व्यापार के लिए नियम बनाना, दिशा निर्देश जारी करना। और जो WTO है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से
जुड़कर कार्य करता है। तो WTO का फुल फॉर्म आपको कुल मिला के याद रखना है। इसकी स्थापना 1995 में हुई। यह जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ का उत्तराधिकारी है। नंबर 3 हम देखें तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का शरणार्थी उच्चायुक्त। देखिए नाम से स्पष्ट है, शरणार्थी यानी कि जब किसी देश में कुछ युद्ध की स्थिति होती है और लोग इधर से उधर जाते हैं, तो इन शरणार्थियों का पुनर्वास करना, शरणार्थियों की उचित समुचित व्यवस्था करना इस शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्य कार्य है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग यानी कि UNHRDC। इसका मुख्य कार्य विश्व के सभी मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, उनके सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें समुचित स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराना है। सेकंड है यानी कि नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP इसे कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लानिंग। इसका मुख्य कार्य है विश्व के लिए विकासोन्मुखी कार्यक्रम तैयार करना, सभी देश अपना विकास कर सके उसके लिए कार्यक्रम एवं रूपरेखा तैयार करना UNDP का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट हम देखें इसके बाद IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारंभ में 184 सदस्य थे, वर्तमान में 190 के आसपास इसके सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन करना है, सभी देशों में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है, साथ ही साथ देशों की उनकी आवश्यकता अनुसार टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य है। इसके बाद हम देखते हैं WB, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में की गई थी। नाम से ही स्पष्ट है कि यह बैंकिंग कार्यों को संपन्न करता है। यह विश्व के उन सभी देशों को ऋण अर्थात लोन उपलब्ध कराता है जिसको इसकी आवश्यकता होती है। मूलतः यह विकासशील देशों में मानवीय संसाधनों को सुधार के लिए, कृषि में सुधार के लिए, भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। यह छोटे देशों को अनुदान भी देता है, या कुछ ऐसे देश जो कि इससे ऋण लेते हैं लेकिन ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो उनके फिर ऋण, उनके लोन, कर्जे भी यह माफ करता है। कुल मिलाकर यह मानवीय सुविधाओं एवं कृषि संसाधनों के लिए विकास करने के लिए ऋण प्रदान करता है, और यह जिस मुद्रा में ऋण देता है उसी मुद्रा में इसको ऋण चुकाना होता है। यह कई देशों पर अपनी गारंटी पर भी ऋण उपलब्ध कराता है। तो कुल मिलाकर जो बैंकिंग के संबंधित कार्य हैं वे सभी विश्व बैंक संपन्न कराता है। नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं एक इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह एक गैर शासकीय संगठन है ना, एक NGO के रूप में यह कार्य करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और जो कि मुख्यतः मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। अमेरिका में खास करके यह कार्य करता है, और यह मानव के अधिकारों की रक्षा, सुरंगें या बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार, जो शोषण होता है उसकी यह रक्षा करता है। एक और हम देखते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड
इमरजेंसी फंड, इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य विश्व के सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है, उनके लिए सर्वांगीण विकास हो, उनका कोई शोषण ना करे, यह कार्य यूनिसेफ का है। अंतिम हम देखते हैं यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को, जिसका हिंदी अंग्रेजी फुल नेम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। यूनेस्को का मुख्य कार्य विश्व की ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना है। यह विश्व में जितनी भी पर्यटन एवं ऐतिहासिक धरोहर है उनका संरक्षण करती है, और यह विश्व में शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विकास की दिशा में कार्य करती है। यह विश्व में जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका विकास करती है, साथ ही साथ वैज्ञानिकों को नए नए शोधों, अनुसंधानों के लिए प्रोत्साहित करती है, एवं विश्व की सभी संस्कृतियों को संभाल कर समायोजित करने का मुख्य कार्य करती है। तो कुल मिलाकर प्रिय विद्यार्थियों, इतना हमारा आज का पाठ्यक्रम था, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और उनकी सहायक एजेंसियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो आपको बनाकर दिया है, और आप इसे याद करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरे ही अंग, जो 6 अंग हैं, वर्तमान में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग रह गए हैं, क्योंकि न्यास परिषद अब समाप्त हो गया है। साथ ही साथ IMF, WB, WHO, WTO और फिर यूनेस्को और यूनिसेफ बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। अंत में आज के लिए आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। एक, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? और तीसरा प्रश्न, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट, कल इसी अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ में किन किन सुधारों की आवश्यकता है और क्या सुधार उसमें अपेक्षित हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे इजाज़त लेने से पूर्व एक अपील, निवेदन, कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अभी दवाई नहीं है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अतएव आप सभी मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। खुश रहें, खुश रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Pause button.